हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी क्लास लैब असिस्टेंट के सेकंड टॉपिक पर रहेगी, जो कि है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। और ये जो है मेरी क्लास आपके लिए इन दिनों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इन वीडियोस से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ये मैं गारंटी लेती हूँ। जितने भी टॉपिक कराऊंगी यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप इन वीडियोस को देखकर जाइए और अपने एग्ज़ाम क्लियर करने की गारंटी ले लीजिए, ठीक है, अगर आप अच्छे से ये वीडियो देखते हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। तो सबसे पहले देखिए, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न उच्चावचों की व्याख्या से पूर्व विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए दो प्रकार के मत प्रचलित हैं। सबसे पहला है धार्मिक मत, दूसरा है वैज्ञानिक मत। तो धार्मिक मत जो है, इसमें क्या कहा गया है, देखिए, प्रचलित सभी धर्मों में पृथ्वी की उत्पत्ति की अव्यवहारिक और अतार्किक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। धार्मिक मत में जो पृथ्वी की उत्पत्ति की अव्यवहारिक और तार्किक जो व्याख्या है वो प्रस्तुत की जाती है, जबकि वैज्ञानिक मत में पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए प्रस्तुत किए गए समस्त मतों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। एक रूपतावादी मत, वे मत जो कि पृथ्वी व सभी ग्रहों की उत्पत्ति की व्याख्या एक निश्चित क्रम में करते हैं, तो एक रूपतावादी मत कहलाते हैं। उनमें ये जो एक रूपतावादी मत है, इनमें विभिन्न नामों को जाना जाता है। तो अद्वैतवादी मत, एक जनकीय परिकल्पना, एक तारक परिकल्पना, और इसके अंतर्गत प्रमुख मतों को भी शामिल किया जाता है। एक रूपतावादी मतों में सबसे पहला जो मत आता है वो आता है कांट का। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है वो आता है, वायव्य राशि परिकल्पना जो है वो किसके द्वारा दी गई? तो वायव्य राशि परिकल्पना कांट के द्वारा दी गई थी। तो देखिए, जर्मन दार्शनिक और वैज्ञानिक एमुल कांट के द्वारा 1755 में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? एमुल कांट ने दिया था। कब दिया था? 1755 में दिया था। कांट ने प्रारंभ में ईश्वर निर्मित आद्य पदार्थ ब्रह्मांड में माना, जो कि ठंडा व स्थिर है। कांट कहते हैं कि जो एक आद्य पदार्थ है जो कि हमारे जो ब्रह्मांड है इसमें है, और जो कि ठंडा, ठोस और स्थिर है। न्यूटन के नियमानुसार इन कणों में परस्पर आकर्षण से टकराव होने के कारण गतिशीलता तप्त गैसीय स्वरूप की दशा बनी। एमुल कांट कहते हैं कि यहाँ पे जो ये कण है, इन कणों में एक आकर्षण हुआ, और आकर्षण के कारण, गतिशीलता के कारण जो है तप्त गैसीय स्वरूप की दशाएं बनी हैं। टकराव के से उत्पन्न गति में चक्राकार पदार्थ के आकार में वृद्धि हुई, और जो घूमता हुआ जो पदार्थ है उसमें वृद्धि हुई, और उसकी गति में भी वृद्धि हुई। कांट के अनुसार इस संपूर्ण चक्राकार घूमते हुए पदार्थ के माध्यम से एक एक कर 9 उभार प्रभावी होकर केंद्र अपसारी बल द्वारा बाह्य भाग में फेंक दिए जाते हैं, और इस प्रकार से 9 उभार मध्यवर्ती सूर्य से अलग होकर ग्रहों में परिवर्तित होकर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। कांट महोदय कहते हैं कि ये जो चक्राकार भाग है, ये चक्राकार घूमते हुए पदार्थ है, ये एक एक करके 9 उभारों में जो है अपसारी के जो बल है उसमें घूमने लगे, और सूर्य के चारों तरफ जो है चक्कर लगाने लगे, और इस प्रकार से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ है। इसके बाद आता है लाप्लास। यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो निहारिका परिकल्पना लाप्लास के द्वारा दी गई थी। 1796 में लाप्लास नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने यह मत प्रस्तुत किया। ये जो मत प्रस्तुत किया था निहारिका परिकल्पना का, ये जो है लाप्लास महोदय ने दिया था, और इनके अनुसार पहले से ही विद्यमान गर्म, गैसीय, घुलनशील निहारिका में तापहास के कारण आकार में कमी और गति में वृद्धि होती है। कि ये जो लाप्लास महोदय है, ये कहते हैं कि विद्यमान गर्म, जो हमारे वायुमंडल में जो विद्यमान है गर्म, गैसीय, घुलनशील निहारिका, इसमें तापमान में कमी हुई, और इस कमी के कारण जो है आकाश
आकार में भी कमी हुई और गति में वृद्धि हुई है। प्रभावी केंद्र अपसारी बल उत्पन्न होने से बाह्य परिधीय भाग में विशाल छल्ला उत्पन्न हो जाता है, और जब अपकेंद्री बल जो है ये उत्पन्न होता है तो जो बाहर का, जिसका बाहरी परिधीय भाग है, यहाँ पे एक विशाल छल्ला जो है वो उत्पन्न हो जाता है, और यही आगे चलकर नौ ग्रोह में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो छल्ला है ये आगे चलकर जो है वो नौ ग्रोह में परिवर्तित या निर्मित हो जाता है। अगला जो मत है वो है फ्रांसीसी रोसे का। जो फ्रांसीसी रोसे हैं इन्होंने भी एक संशोधित परिकल्पना दी है। तो क्या कहते हैं अपनी ये परिकल्पना में, देखिए, इनके अनुसार लाप्लास की निहारिका परिकल्पना में उत्पन्न एक छल्ले की बजाय 9 छल्ले उत्पन्न होते हैं। जो लाप्लास महोदय ये तो कहते कि एक छल्ला उत्पन्न होता है, जबकि फ्रांसीसी रोसे कहते हैं कि एक छल्ला नहीं 9 छल्ले उत्पन्न होते हैं, और यही 9 ग्रोह के रूप में सूर्य की परिक्रमा करने लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वायव्य राशि परिकल्पना किसने दी? कांट के द्वारा दी गई थी। निहारिका परिकल्पना किसने दी? लाप्लास ने दी। और संशोधित परिकल्पना, लाप्लास की जो संशोधित परिकल्पना है वो किसने दी? वो दी थी फ्रांसीसी रोसे ने। तो आपको ये भी ध्यान रखना है और इनका सन भी ध्यान रखना है, क्योंकि यही चीजें जो है आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कुछ और परिकल्पनाएं जो कि एक रूपतावादी मत से संबंधित है। तो देखिए, डॉक्टर हैस आल्फवेन की चुंबकीय परिकल्पना। तो चुंबकीय परिकल्पना किसने दी थी? आल्फवेन ने दी थी। और कब दी थी? ये दी थी 1942 में अमेरिकन वैज्ञानिक के द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद देखिए ओटो सिम्स की अंतःतारक धूल परिकल्पना। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अंतःतारक धूल परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो परिकल्पना है ये 1943 में दी गई थी और ओटो सिम्स के द्वारा दी गई थी। आगे है वाइजेकर की निहारिका मेघ परिकल्पना। तो वाइजेकर की ये निहारिका मेघ परिकल्पना ये वाइजेकर ने दी थी, और 1944 में ये जो परिकल्पना है इनके द्वारा दी गई थी। आगे देखिए, क्विपर की निहारिका मेघ परिकल्पना। ये जो निहारिका परिकल्पना है, मेघ परिकल्पना, ये क्विपर के द्वारा दी गई थी, और ये जो परिकल्पना है इसे आद्य ग्रह परिकल्पना, प्रोटोप्लेनेट परिकल्पना भी कहते हैं। और इनके अनुसार जो क्विपर थे, क्विपर ने कहा कि ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से पहले ही हो गई थी। तो क्विपर महोदय मानते हैं कि जो ग्रहों की उत्पत्ति है वो सूर्य से पहले हुई थी। दूसरी परिकल्पना हमारी आती है द्वैतवादी परिकल्पना। तो देखिए, द्वैतवादी परिकल्पना में क्या कुछ आता है। तो ये जो परिकल्पना है इस परिकल्पना को आकस्मिकवादी, प्रलयवादी या द्विजनकीय जो परिकल्पना है कहा जाता है। और पृथ्वी की उत्पत्ति के वे वैज्ञानिक मत जो कि सूर्य और उसके साथी तारे अथवा सूर्य के अलावा 2 तारों की, आकस्मिक तारों की पारस्परिक प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। ये जो सिद्धांत है ये पृथ्वी की उत्पत्ति का जो वैज्ञानिक मत है वो प्रस्तुत करता है, और कहता है कि सूर्य व उसका जो साथी तारा है या पृथ्वी, सूर्य के अलावा जो 2 तारे हैं उनका आकस्मिक तारों की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है। किसमें? द्वैतवादी मत में। तो देखिए, द्वैतवादी मत में कौन सी परिकल्पनाएं आती है? कास्तेद बफन की धूमकेतु टक्कर परिकल्पना। तो ये कास्तेद बफन की जो धूमकेतु टक्कर परिकल्पना है ये द्वैतवादी परिकल्पना से संबंधित है, और ये जो परिकल्पना दी गई थी ये 1749 में प्रस्तुत की गई थी, और ये जो है एक वैज्ञानिक मत था और पहली द्वैतवादी परिकल्पना इसको कहा जाता है। दूसरी जो परिकल्पना यहाँ पे आती है वो आती है चैम्बरलिन मॉर्टन। चैम्बरलिन मॉर्टन ग्रहणों परिकल्पना देते हैं, और ये क्या कहते हैं? देखिए, शिकागो विश्वविद्यालय के गणितज्ञ और भूवैज्ञानिक चैम्बरलिन और मॉर्टन ने 1905 में ये जो परिकल्पना है ये प्रस्तुत की थी, और इसके अनुसार सूर्य में उत्पन्न सौर ज्वालाओं का कुछ भाग समीप से गुजरते विशाल तारे द्वारा पृथक कर दिया जाता है। ये कहते हैं कि सूर्य में उत्पन्न सौर ज्वालाओं का कुछ भाग या कुछ पदार्थ समीप से गुजरते हुए विशाल तारे द्वारा पृथक कर दिया जाता है, और विशाल तारे की गति को ग्रहण कर
पृथक पदार्थ ठंडा होकर ठोस कणों में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कहते हैं चैम्बरलिन मॉर्टन। वह पदार्थ विशाल तारे के साथ न जाकर सूर्य की परिक्रमा करने लग जाता है, और कहते हैं कि जो वो अलग हुआ जो पदार्थ है वो विशाल तारे के साथ न जाकर सूर्य की परिक्रमा करने लग जाता है, और इस पदार्थ में स्थिर बड़े बड़े अणु अपने चारों ओर स्थिर अपेक्षाकृत छोटे कणों को आकर्षित कर लेते हैं, और इन बड़े अणुओं को प्लैनिसिमल्स कहा जाता है। और इस प्रकार 9 ग्रह पृथक होकर सूर्य की परिक्रमा करने लगते हैं। हल्के कणों के पृथ्वी की ओर आकर्षित होने से व ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित धूल व गैस कणों के सम्मिलित प्रभाव से पर्यावरण का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार सूर्य के समीप भारी व अधिक घनत्व वाले व उत्तरोत्तर दूर हल्के व कम घनत्व वाले ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये कहते हैं चैम्बरलिन महोदय। द्वैतवादी परिकल्पनाओं में तीसरी जो परिकल्पना आती है वो आती है जेम्स जेफरे की ज्वारीय परिकल्पना। तो ध्यान देना है कि ज्वारीय परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी, तो ज्वारीय परिकल्पना दी गई थी जेम्स जेफरे के द्वारा। तो देखिए ये क्या कहते हैं, यह परिकल्पना 1916 में जेम्स जीन्स ने व हेराल्ड जेफरे ने 1926 में दी थी। तो ध्यान रखना 1926 में दी गई थी ज्वारीय परिकल्पना, और जेम्स जीन्स के द्वारा दी गई थी, और जेफरे के द्वारा ये जो परिकल्पना है वो दी गई थी। और इस सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा के आकर्षण बल से सागर में ज्वार उत्पन्न हुआ, कि जो हमारा सागर है, पृथ्वी पर जो सागरीय भाग है उस पर चंद्रमा ने अपना आकर्षण बल लगाया है, और उसी प्रक्रिया के अनुसार विशाल तारे आकर्षण से सूर्य की जो बाह्य सतह है, बाह्य सतह पर ज्वार की भांति एक फिलामेंट अलग हो जाता है। मतलब जो चंद्रमा है, चंद्रमा सागरीय भाग में अपना जो आकर्षण है वो लगाता है, और वहां से एक भाग जो है वो अलग हो जाता है, और जिसकी आकृति जो है सिगार के जैसी होती है। विशाल तारे से गति ग्रहण कर यह सूर्य की परिक्रमा करने लगता है, और ये जो अलग हुआ पार्ट है ये जो है सूर्य की परिक्रमा करने लगता है, क्योंकि यह सूर्य के साथ नहीं जा पाता। इस प्रकार इस पदार्थ से के ठंडा होने पर किनारों के छोटे ग्रह और मध्य में एक विशाल ग्रह का स्वरूप जो है वो प्राप्त होता है। तो जेम्स जीन्स महोदय कहते हैं कि जो चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति है ना, इन ज्वारीय शक्ति से जो पृथ्वी है, पृथ्वी का सागरीय भाग जो ऊपर उठ जाता है, और सागरीय भाग के ऊपर उठने से जो फिलामेंट है वो अलग हो जाता है और एक सिगार की आकृति ले लेता है, और सूर्य के साथ न जाकर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाता है। तो इसके बाद जो हमारी परिकल्पना आती है वो आती है रसेल की परिकल्पना। रसेल व लिंटन की द्वितारक परिकल्पना। देखिए ये जो सिद्धांत है, द्वितारक जो परिकल्पना है, ये 1926 में प्रस्तुत की गई थी, और इसमें जो रसेल महोदय ये कहते हैं कि इनके अनुसार ब्रह्मांड के 30% जो तारे हैं, तारे युगम तारे के रूप में पाए जाते हैं, और सूर्य भी अपने साथी तारे के साथ आकाश गंगा में स्थित है। कि जो सूर्य है वो अपना जो साथी या आकाश तारा है या तारा है उसके साथ जो आकाश गंगा में स्थित है, और समीप से गुजरते अन्य विशाल तारे के आकर्षण के कारण युगम तारे का जो पदार्थ है या पदार्थ जो फिलामेंट नुमा हो जाता है, शेष पदार्थ सूर्य की ओर खींचे चले जाते हैं। जो शेष पदार्थ है उनको जो है सूर्य की तरफ खींचने लग जाता है, और इस प्रकार से एक सिगार नुमा आकृति का निर्माण के बाद विभिन्न जो तारे हैं, तारों के छोटे व मध्य और बड़े ग्रह निर्मित हो जाते हैं। तो ये कहते हैं रसेल महोदय। तो इसके बाद देखिए द्वितारक जो संकल्पना है, जो परिकल्पना है, अगली परिकल्पना फ्रेंड होयल की सुपरनोवा परिकल्पना आती है। तो देखिए क्या कहते हैं फ्रेंड होयल। 1939 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भौतिक वैज्ञानिक फ्रेंड होयल के अनुसार सूर्य के साथी तारे में सुपरनोवा का विस्फोट होता है। फ्रेंड होयल जो है ये कहते हैं कि जो साथी तारा है उसमें सुपरनोवा का विस्फोट होता है, और जो बिखरा हुआ पदार्थ है सूर्य की तरफ विभेदीकृत रूप से आकृष्ट हो जाता है, और इस प्रकार सूर्य के समीप भारी ग्रह और दूर जो है वो हल्के ग्रह निर्मित होते हैं।
फ्रेंड होयल कहते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य का जो साथी तारा है उसमें सुपरनोवा की घटना होती है और जिसके कारण जो है एक विस्फोट होता है। विस्फोट के दौरान जो बिखरा हुआ पदार्थ है वो सूर्य की तरफ आकर्षित होता है और सूर्य की तरफ आकर्षित होने से जो सूर्य है, सूर्य के समीप तो भारी ग्रह और दूर जो है हल्के जो ग्रह है उनका निर्माण हो जाता है। तो ये कहते हैं फ्रेंड्स हॉयल महोदय। इसके बाद जो नेक्स्ट परिकल्पना आती है वो आती है रॉसगन की विखंडन परिकल्पना। तो विखंडन परिकल्पना किसने दी? रॉसगन महोदय ने दी। और रॉसगन महोदय क्या कहते हैं, देखिए ये जो है रॉसगन महोदय खगोल वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि सूर्य के तीव्र घूर्णन के कारण, कि जो सूर्य है, सूर्य की घूर्णन गति के कारण विखंडन से दूसरे तारों का निर्माण होता है और इन सभी तारों में समीप से गुजरते विशाल तारे द्वारा सिगारनुमा आकृति का निर्माण हो जाता है और यही आगे चलकर क्या बनते हैं? ग्रह बनते हैं। इसके बाद जो परिकल्पना हमारी आती है वो आती है बनर्जी महोदय की। बनर्जी ने जो है सिफिड परिकल्पना दी थी। सिफिड परिकल्पना में बनर्जी महोदय कहते हैं कि संकुचन व प्रसरण की क्रमिक प्रक्रिया दोहराने वाला तारा सिफिड तारा कहलाता है। कि जो संकुचन है, संकुचन और प्रसरण की जो क्रमिक प्रक्रिया होती है उसको बार बार दोहराने वाला तारा सिफिड तारा कहलाता है। और नवीनतम जो मत है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, वो जो मत है उनमें देखिए कौन कौन से मत आते हैं। तो इसमें जो है सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए भी ये सारे के सारे जो मत है वो उत्तरदायी हैं। तो इसमें आता है बिग बैंग सिद्धांत, जो कि जॉर्ज लेमैत्रे के द्वारा दिया गया था और 1967 में दिया गया था। इसके बाद जो है स्फीति सिद्धांत आता है, जो कि एलन गुथ के द्वारा 1980 में दिया गया था। और तीसरा जो सिद्धांत आता है वो आता है तत्व सृष्टि सिद्धांत, जो कि थॉमस गोल्डी व हरमन बांडी के द्वारा दिया गया है। तो ये हमारा जो है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित तो कुछ परिकल्पनाएं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि ये जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था और कब दिया गया था। तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि यहाँ से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाना है। तो बड़े ही अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और यहाँ से जो आने वाले क्वेश्चन है वो निश्चित ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और ये लास्ट के दिनों में बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। इसी के साथ धन्यवाद।